तो सबसे पहली खबर वाराणसी से है। राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस के कानपुर कनेक्शन की बात कर लेते हैं। अरविंद श्रीवास्तव, एक कनेक्शन वाराणसी से भी निकल कर आया है। अरविंद श्रीवास्तव की कुंडली जो है वो पुलिस खंगालने में जुटी है। मुंबई पुलिस, कानपुर पुलिस के हाथ कई चौंकाने वाले तथ्य लगे हैं। देखिए कुंद्रा के हैंडलर की काशी कुंडली। अश्लील फिल्म मामले में फंसे फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के मामले में कानपुर से जुड़ी कड़ियां धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। राज कुंद्रा के विशेष व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा शख्स अरविंद श्रीवास्तव कानपुर के श्याम नगर का रहने वाला है, लेकिन इससे पहले अरविंद का परिवार वाराणसी में रहता था और यहीं का वो मूल निवासी भी है। कुछ साल पहले ही अरविंद श्रीवास्तव का परिवार कानपुर शिफ्ट हुआ था। मामले की सूचना के बाद मुंबई पुलिस ने वाराणसी कमिश्नरेट से संपर्क साधा है और किसी भी समय मुंबई की टीम जांच के लिए वाराणसी आ सकती है। हाई प्रोफाइल पोर्न फिल्म मामला, जी हाँ, मुंबई के मामले की हम बात कर रहे हैं और बनारस से इस मामले का जुड़ाव सामने आ रहा है। चर्चित मामले में अगर बात करें तो राज कुंद्रा का साझेदार अरविंद श्रीवास्तव बनारस का मूल निवासी बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने इसे लेकर वाराणसी कमिश्नरेट से संपर्क साधा है और वाराणसी कमिश्नरेट ने इस मामले को लेकर अपने सभी अंगों को सक्रिय कर दिया गया है। अरविंद श्रीवास्तव से जुड़े हुए लोगों से जानकारी हासिल की जा रही है। अरविंद के पिता नागपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। 2003 में रिटायर होने के बाद वाराणसी के गिलट बाजार में रहते थे। कुछ साल पहले ही अरविंद श्रीवास्तव का परिवार कानपुर शिफ्ट हुआ था। अरविंद के पिता और पत्नी के बैंक खातों से हुआ रुपयों का लेन देन। कानपुर पुलिस अरविंद के पिता से कर चुकी है पूछताछ। राज कुंद्रा की अश्लील वेबसाइट और फिल्मों में साझेदार माने जा रहे अरविंद श्रीवास्तव का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद से पुलिस लगातार उसकी कुंडली खंगालने में जुटी है, जिसमें उसके पिता से पूछताछ भी शामिल है। इसी में पुलिस को जानकारी मिली है कि उसका परिवार वाराणसी के गिलट बाजार का रहने वाला है। हालांकि वाराणसी पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अरविंद श्रीवास्तव का बनारस से कनेक्शन है और इस वक्त हम एसीपी कैंट के ऑफिस में मौजूद हैं। अभिमन्यु मांगलिक जी हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या कनेक्शन अब तक सामने आया है और क्या कार्रवाई अब तक है? नहीं, जैसे कि आपके द्वारा ही मुझे बताया गया है कि उनके एक सहयोगी अरविंद श्रीवास्तव जो अभी करंटली कानपुर में कहीं स्टे कर रहे हैं और उनका कहीं मूल निवास गिलट बाजार शिवपुर में है। अभी तक कानपुर टीम या मुंबई टीम के द्वारा इसमें कोई भी हमें इनपुट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जैसे ही कोई इनपुट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हमसे कोई सूचना मांगी जाएगी, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी वाराणसी कमिश्नरेट के जो भी अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अभी इनसे किसी ने संपर्क नहीं साधा है। जब इनसे संपर्क साधा जाएगा तो ये आगे की कार्रवाई करेंगे। सिंगापुर से संभालता है राज कुंद्रा का काम। फरवरी 2021 के बाद खातों से नहीं हुई लेन देन। कानपुर पुलिस उन बैंक खातों को सील कर चुकी है। राज कुंद्रा का हैंडलर अरविंद श्रीवास्तव अपनी पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव और पिता नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव के खातों में पैसे भेजता था। बाद में ये पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते थे। हालांकि फरवरी 2021 के बाद से इन खातों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। अरविंद श्रीवास्तव मौजूदा वक्त में सिंगापुर में है और वहीं पर रहकर वो राज कुंद्रा की कंपनी बियान प्रोडक्शन का काम संभालता है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ की है। यही सरकारी जमीन बेचकर काली कमाई करके जमा करने वाले पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद इकबाल की 2.5 अरब रुपए की संपत्ति पर सरकार की टेढ़ी नजर बनी हुई है। यानी कि 2.5 अरब की काली कमाई पूर्व मंत्री की शामत आई। शिकंजे में पूर्व राज्य मंत्री की काली कमाई। ढाई अरब की संपत्ति पर सरकार की नजर। समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे मोहम्मद इकबाल की संपत्तियों पर सरकार की नजर टेढ़ी हो चुकी है।
जिसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सरकारी जमीनों पर गिरोह बनाकर अवैध कब्जा करने वाले अजमत अली और सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे उसके बेटे मोहम्मद इकबाल की 2 अरब 54 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पूर्व मंत्री के बेटे और पिता पर गैंगस्टर एक्ट, गिरोह बनाकर करते थे जमीन पर कब्जा। पुलिस के मुताबिक पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद इकबाल और उसके पिता अजमत के खिलाफ मड़ियाओं कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, हॉस्टल, आवासीय परिसर, जमीनें, बैंक खाते और लग्जरी वाहन कुर्क कर सरकार से अटैच कर दिए हैं। कमिश्नरेट पुलिस की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बताते हैं कि कौन कौन सी संपत्ति कुर्क हुई है। मड़ियाओं का कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, कैरियर PG इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, BDS गर्ल्स हॉस्टल, BDS बॉयज हॉस्टल, MBBS गर्ल्स हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल, डॉक्टर रेजिडेंस हॉस्टल, मुतक्कीपुर डेंटल कॉलेज का स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, विकास नगर में कैरियर कॉन्वेंट कॉलेज 2 मंजिला अधूरा निर्माण स्थल, अल्लू नगर दिगुरिया, बरौरा हुसैन बारी और अली नगर में कीमती जमीनें। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और ICICI बैंक में जमा 77,35,530 रुपए भी सीज किए गए हैं। साथ ही एक ऑडी Q7, एक फॉर्च्यूनर, एक इनोवा, एक क्वालिस और एक बस को भी कुर्क किया गया है। आज से करीब 3 दशक पहले अजमत अली 1200 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था। हालांकि उसके ख्वाब अरबपति बनने के थे। अमीर बनने की चाहत में अजमत ने अपना ट्रस्ट बनाया और अवैध तरीके से सरकारी जमीनें हथियानी शुरू कर दी। अजमत ने समाजवादी पार्टी से जुड़कर राजनीतिक ताकत हासिल की और अपने बेटे मोहम्मद इकबाल को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनवाया। इस बीच बाप बेटे ने मड़ियाओं के घैला इलाके में सरकारी जमीनें, चारागाह, सड़क और नाली की जमीनों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। जैसे जैसे दौलत और शोहरत आती रही, पिता पुत्र का रसूख और दबंगई भी बढ़ती रही। कभी खाने को नहीं थे पैसे, खड़ा किया अरबों का साम्राज्य। पच्चीस सालों में भूमाफिया बन कमाई अकूत संपत्ति। अजमत अली ने 2.5 दशक पहले राजधानी के शिवपुरी इलाके में एक छोटा सा स्कूल खोला था। इसके बाद उसने सार्वजनिक रास्तों और चक्रोड की जमीनों पर अवैध कब्जा कर काली कमाई का गोरख धंधा शुरू किया। ट्रस्ट की कमाई से उसने साल 1998 से 2000 के बीच कैरियर कॉन्वेंट कॉलेज बनाया। साल 2007 में IIM रोड पर कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसके बाद उसने घेला के आसपास की जमीनों पर कब्जा करके अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। विवेचक द्वारा दी गई आख्या के क्रम में संबंधित अभियुक्त गण अजमत अली एवं मोहम्मद इकबाल की अवैध अर्जित संपत्ति, जिसकी कुल कीमत 2 अरब 54 करोड़ 45,02,951 आज सक्षम न्यायालय के द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया गया। आपको बता दें कि पिता पुत्र पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें अजमत अली के खिलाफ 2015 से 2021 तक कुल 8 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें 2010 में हत्या के प्रयास का एक मामला भी शामिल है। इसके अलावा धोखाधड़ी, मारपीट, SC/ST एक्ट, बलवा, जान माल की धमकी और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। वहीं मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मारपीट, बलवा, जान माल की धमकी और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान संबंधित 3 मुकदमे दर्ज हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा कर अकूत संपत्ति कमाने वाले अजमत अली और उसके बेटे मोहम्मद इकबाल के खिलाफ करीब 1 दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक अपनी काली कमाई से अय्याशी करने वाले इन दोनों पिता पुत्र पर अब सरकार की नजर टेढ़ी हो चुकी है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा। रैगिंग 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 वैसे तो कानूनन जुर्म है,
इसके लिए सख्त सजा भी है। लेकिन लाख कानून बन जाए, सजा हो जाए, इसके बाद भी कानून की नजरों से हटके ये देखिए, कानपुर का एक मेडिकल कॉलेज है जहां फिर से रैगिंग की घंटी बजी है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हिलाकर रख दिया इस घंटी ने। पीड़ित छात्र ने यूसीजी की एंटी रैगिंग सेल पर इसकी शिकायत की है। इसीलिए आपको भी सुनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की ट्रिन ट्रिन। कानपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग। सीनियर छात्रों ने की जूनियर छात्र की रैगिंग। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का जिन एक बार फिर निकल आया है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर के छात्रों पर फोन से रैगिंग करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर GSVM मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के छात्र ने MBBS सेकेंड ईयर के छात्र पर रैगिंग करने की शिकायत दर्ज कराई है। एक फर्स्ट ईयर के लड़के ने शिकायत करी एंटी रैगिंग सेल को दिल्ली में कि उसके साथ फ़ोन पे अभद्रता की गई एक सीनियर छात्र के द्वारा। तुरंत सुबह 9 बजे हमें मेल मिली। हम लोगों ने 12-1 बजे के आसपास पूरी प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके एंटी रैगिंग की मीटिंग में दोनों छात्रों को बुलाया गया। जब बृहद जांच की गई, 2-3 घंटे बाद निकल के आया कि जिस लड़के के नंबर से फ़ोन किया गया था उस लड़के को तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्रिम फाइनल रिपोर्ट तक उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कक्षाओं से भी और हॉस्टल से भी। जानकारी के मुताबिक जूनियर छात्र ने सीनियर पर फोन पर धमकी देने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल की शिकायत की है। आरोप है कि सीनियर की इस रैगिंग से जूनियर छात्र मानसिक तनाव में आ गया है और अपने छात्रावास में जाने के बाद देर रात तक परेशान रहा। उलझन बढ़ने पर उसने देर रात 12:30 बजे एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर मोबाइल से शिकायत कर दी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सीनियर छात्र ने फोन पर जूनियर की रैगिंग की। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की रैगिंग की। फोन पर सीनियर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी दी। रात 12:30 बजे पीड़ित छात्र ने UGC एंटी रैगिंग सेल पर इसकी शिकायत की, जिसके बाद UGC हेल्पलाइन में शिकायत UP 6695 नंबर से रजिस्टर्ड हुई। शिकायत की जानकारी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, DM, SSP और कॉलेज प्रशासन को दी गई। पीड़ित छात्र के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं प्राथमिक तौर पर आरोपी छात्र को क्लास और हॉस्टल से सस्पेंड भी कर दिया गया है। अभी तक की जांच में पीड़ित छात्र को 2 और सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर मेडिकल कॉलेज के प्रोक्टर 3 आरोपी छात्रों की भूमिका की जांच कर रहे हैं और जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि 2 और लड़कों की भी संलिप्तता पाई जा रही है। सीनियर बैच के सेकेंड ईयर के छात्रों की, उसकी भी सघन जांच शुरू हो गई है और प्रधानाचार्य ने बोला डेली जांच करके 1 हफ्ते के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। मेडिकल कॉलेज प्रशासन भले ही सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है, लेकिन GSVM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी रैगिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते सालों में जूनियर छात्रों का सिर मुंडवाने की बात सामने आई थी, जिस पर भी जांच कमेटी गठित की गई थी। कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट, ABP गंगा। तो देश में घुसपैठ करने वालों की तलाश ATS लंबे वक्त से कर रही थी और अब जाके बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS की कोशिश के बाद सलाखों के पीछे घुसपैठ का सरगना आ चुका है। घुसपैठियों का सरगना गिरफ्तार। बांग्लादेश और म्यांमार से कराते थे घुसपैठ।
यूपी में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ अभियान चल रहा है। महिलाओं और सोने की तस्करी में शामिल गैंग का हमने खुलासा किया था, जिस पर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने भी मोहर लगाई थी। और अब यूपी पुलिस की एक और कार्रवाई से यूपी में घुसपैठ की तस्दीक हुई है। पुलिस ने बांग्लादेश और म्यांमार से महिलाओं और बच्चों को भारत लाकर बसाने का काम करने वाले मोहम्मद नूर, रहमतुल्ला और शबीउल्लाह को गिरफ्तार किया है। ट्रेन से एटीएस ने पहले 5 लोगों की गिरफ्तारी की। पूछताछ में दिल्ली स्टेशन से एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद नूर, रहमतुल्ला और शबीबुल्लाह कराते थे घुसपैठ। आरोपियों के चंगुल से 2 नाबालिग रोहिंग्या लड़कियां बरामद की गई। रहमतुल्ला जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या कैंप में रहता था। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक एटीएस को जानकारी मिली थी कि ट्रेन में 5 संदिग्ध लोग सवार हैं, जिसके बाद एटीएस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और फिर इनसे पूछताछ की गई, जिसमें जानकारी मिली कि एक और आरोपी दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है, जिसके बाद एटीएस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। जम्मू कश्मीर के रोहिंग्या कैंप भी हैं सेंटर। त्रिपुरा बॉर्डर से कराई जाती है तस्करी। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक मोहम्मद नूर बांग्लादेश का रहने वाला है। यही घुसपैठ कराने वाला मुख्य आरोपी भी है। पुलिस के मुताबिक ये लोग गिरोह बनाकर मानव तस्करी करते हैं और घुसपैठ के बदले मोटी रकम भी वसूलते हैं। अभी पुलिस को एक और शख्स की तलाश है। अभी तक की जानकारी में सामने आया है कि आरोपियों ने कुछ महिलाओं को बाहर भेजने का काम किया है। इसकी जांच अलग से की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार रहमतुल्ला जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या कैंप में रहता था। नूर इस्लाम त्रिपुरा बॉर्डर से तस्करी कराने का काम करता था। इनको